हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलके सर स्टडी हब में। और अब ये बताने की बात तो रह नहीं गई है कि अभी हम लोग इस चैनल पे क्या कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन के 3 रूप बताए थे। कौन कौन से थे वो? पॉजिटिव डिग्री, मूल अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री, उच्चतर अवस्था, और सुपरलेटिव डिग्री, उच्चतम अवस्था। ठीक, तो ये 3 अवस्थाएं बताए थे और शॉर्टकट में मैंने उसके बारे में आपको बताया भी था। ठीक, आज पॉजिटिव डिग्री को यहाँ पहले पॉजिटिव डिग्री को स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद कंपैरेटिव सुपरलेटिव को भी समाप्त करेंगे। ठीक, तो देखिए पॉजिटिव डिग्री हेडिंग डाल रखा हमने, जिसकी हिंदी मूल अवस्था होती है। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के लिए सामान्यतः तब होता है जब उसकी तुलना ना की जा रही। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एडजेक्टिव ऐसे ही आ जाए, जब एडजेक्टिव ऐसे आ जाए मतलब वो खाली विशेषता बता रहा हो और उसकी तुलना किसी से ना की जा रही हो, अर्थात वो एक ही नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो। ठीक, किसी से नहीं की जाएगी और एडजेक्टिव का काम है विशेषता बताना, मतलब कोई तो है ना। तो सिंगल है, अगर किसी की नहीं बात की जा रही तो इसका मतलब सिंगल नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा। अभी आपने पढ़ा था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम क्या है? वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक, तो अगर ये बात बताई जा रही कि किसी से ना की जा रही है या ना की जा रही है, इसका मतलब वो अपने आप में अकेला है, अकेले प्रयोग हुआ है। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग तब किया जाता है, या ऐसा बोल दो कि जब कोई एडजेक्टिव केवल एक ही नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है। या ऐसा बता दो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग तब किया जाता है जब एडजेक्टिव किसी एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। तो परिभाषाएं आप बना सकते हो, उद्देश्य केवल इतना ही है कि अगर वो सिंपल है, साधारण रूप से आया है, उसमें कंपैरिजन नहीं हो रही है किसी से, तो वो क्या होगा? वो पॉजिटिव डिग्री होगा। जैसे एग्जाम्पल है, रवि इज ए गुड प्लेयर। रवि इज माने है, ए गुड माने अच्छा, प्लेयर माने खिलाड़ी। तो यहां आपको पता चल गया कि एडजेक्टिव कौन सा है? गुड है। ठीक, तो यहां किसी से तुलना नहीं की जा रही है, तो ये जो गुड है मतलब मूल अवस्था वाला एडजेक्टिव है, अर्थात ये इसका असली रूप है। अगर कोई पूछे अच्छा के लिए गुड का कोई और रूप हो सकता है तो नहीं होगा, ये अपने असली रूप में है। ठीक, तो ये पॉजिटिव डिग्री वाला होगा। अब पॉजिटिव डिग्री में कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखना रहता है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ जो मैंने नोट्स लिख रखे हैं ये आपको नोट्स ध्यान में रखोगे तो अगला जब मैं आपको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बताऊंगा तो वहाँ ये नोट्स बहुत ज़्यादा फायदे करेंगे। ठीक, तो देखो क्या है, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, माइनर, मेजर आदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। अब ऐसा लगता होगा कि इसको बताने के पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है, अभी जब मैं आपको कंपैरेटिव डिग्री पढ़ाऊंगा तब वहां बताया जाएगा कि अक्सर ये जो अंत में IOR आप दिख रहे हो या ER आप देखते हो, ये सब अक्सर कहाँ होते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में लगते हैं। ठीक, अंत में आर शब्द का इस्तेमाल होता है, तो हमारे दिमाग में वही चलता है कि अंत में आर है तो बोल दो कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसलिए आपको बताया कि ये ध्यान देना है कि इनके अंत में आर तो है बट ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। ठीक, दूसरा है कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कोई सेंटेंस मिल रहा है जिसमें आपको कंपैरेटिवली मिल गया या रिलेटिवली मिल गया तो आप ध्यान रखना कि इनके बाद हमेशा हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे। अगला है इनफ के पहले। देखो इनके बाद था पॉजिटिव डिग्री, लेकिन इनफ के पहले अगर किसी सेंटेंस में आपको इनफ दिख जाए तो उससे पहले आपको क्या करना रहेगा? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। ठीक, अगला है, देखो यहाँ कुछ ढेर सारे शब्द लिखे गए हैं, जैसे परफेक्ट है, कंप्लीट है, फुल है, एक्सीलेंट है, यूनिक्यू है, एक्सटर्म है, सर्कुलर है, यूनिवर्सल है, चीफ है, गोल्डन है। इनका ना तो कंपैरेटिव बनाया जाता है और ना ही सुपरलेटिव बनाया जाता है।
जैसे अभी यहाँ है ना गुड, तो गुड का अगर कोई पूछे कंपैरेटिव बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो गुड का बेटर होगा और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, बेस्ट होगा। लेकिन ये सब ऐसे शब्द हैं जिनका ना तो कंपैरेटिव बनता है और ना ही सुपरलेटिव बनता है। मतलब ये केवल और केवल किसी अवस्था में प्रयोग किए जाते हैं, पॉजिटिव अवस्था में किए जाते हैं। ठीक, अगला है सो या एज के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री और एज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो पॉजिटिव डिग्री में ये चीजें आपको बताया मैंने, ये ध्यान में रखना है। ध्यान में रखोगे तो आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। फिलहाल आप इसे नोट कर लो। चलिए, तो बची हुई शेष दो डिग्रियों को भी अब समाप्त कर लेते हैं। लिख दिया हो यहाँ। दूसरा जो था वो क्या था, कंपैरेटिव डिग्री, उच्चतर अवस्था। तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखो यहाँ लिखा गया है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की गुणों की तुलना करने के लिए किया जाता है। मतलब दो व्यक्ति हैं, अगर उनके बीच कोई हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई गुण की, अवस्था की, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां क्या होगा, वो कंपैरेटिव डिग्री होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर, मतलब वह अपने भाई से अधिक बुद्धिमान है। अब देख लो, दो लोग हो गए यहाँ, एक वह है और यहाँ उसका भाई है। तो दो लोगों के बीच कंपेयर हुआ है। ठीक, अब दो लोगों के बीच जब कंपेयर हुआ है तो वो क्या कहलाता है, अब यहाँ जो एडजेक्टिव है वो क्या है, इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट है तो ये क्या हो गया, क्या हुआ भैया बताओ, कंपैरेटिव डिग्री का हो गया। ठीक, अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ER लग जाता है, तो जिसमें ER लग जाएगा उसके आगे मोर नहीं लगता है। जिसमें ER नहीं लग पा रहा है या IOR ऐसा शब्द नहीं आ पा रहा है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोर लगा देते हैं। मतलब रा शब्द जो है, ये समझ लो कंपैरेटिव डिग्री को बहुत भाता है। रा शब्द इसका पहचान है, समझ लो। ठीक, तो रा शब्द इसके अंत में जरूर आएगा। अगर शब्द में नहीं है तो मोर आगे लगा दी, इसमें देखो रा आ गया, और नहीं तो शब्द में ही हो जाता है। जैसे अभी पिछले वाले में था गुड, अब उसका बेटर है ना, फास्ट, फास्टर। ठीक, तो ER जरूर आ जाता है, इसकी पहचान है कि ER आता है। बट बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें ER नहीं आता, तो अंत में शुरुआत में मोर लगा देते हैं। ठीक, तो आप समझ जाओ कि अगर किसी विशेषण से पहले मोर लगा हुआ है तो वो कंपैरेटिव डिग्री होता है, या उसमें ER या R शब्द आ रहा है तो वो कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये सब एक जुगाड़ था। रियलिटी क्या है, अगर कंपैरिजन दो लोगों के बीच हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री है, दो से अधिक के बीच हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो सुपर, अभी यहाँ देख लो और कुछ नोट्स हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। जैसे देख लो, अगर आपको ऐसे जुगाड़ देखना देन, तो इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। क्योंकि यहाँ बताया गया कंपैरेटिव डिग्री के बाद प्रोनाउन के बाद क्या करते हैं, हम देन का प्रयोग अवश्य करते हैं। अब लेकिन बताया था ना, अभी कुछ ऐसे भी हैं जिनके बाद देन नहीं लगता। जैसे सीनियर, देखो ये कंपैरेटिव डिग्री है, सुपीरियर, जूनियर, ये सब कंपैरेटिव डिग्री ऐसा लगता है, बट ये कंपैरेटिव डिग्री के दिखते हैं, बट कंपैरेटिव डिग्री जैसे होते नहीं है। तो इनके साथ हम लोग देन का प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, इनके साथ हम मोर या मोस्ट भी नहीं लगाते हैं। अब अगला जो लास्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, उच्चतम अवस्था। तो अभी भी मैंने बताया, जब तुलना दो के बीच होगी तो कंपैरेटिव, दो से अधिक के बीच होगी तो सुपरलेटिव। वही यहाँ लिखा गया है कि जब तुलना दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं से अधिक की जाए तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, रेखा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल। मतलब रेखा जो है वो अपने स्कूल में, क्लास की बतिए छोड़ दो, पूरे स्कूल में सबसे सुंदर लड़की है। ठीक, तो यहां देख लो अंत में टी, देखो सुपरलेटिव डिग्री की क्या अहमियत है, खासियत है। जैसे इसमें कंपैरेटिव में था
ER या IOR, मतलब रा शब्द आना था। ऐसे इसमें टा शब्द आता है। अगर टा नहीं है आ रहा है तो उसके आगे मोस्ट देखो लगा देते। यहाँ पर एडजेक्टिव कौन है? ब्यूटीफुल, लेकिन इसमें टी नहीं आया है, टा शब्द नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसके आगे क्या किया गया है? मोस्ट लगाया गया है। ठीक, अगर ये क्या करता, अगर इसमें होता तो यहाँ मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, तो ब्यूटीफुल है, इसके पहले हमने क्या किया? मोस्ट लगा दिया। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा अवश्य आता है, तो सुपरलेटिव डिग्री, अब ये दोनों मिलके सुपरलेटिव डिग्री का काम कर रहे हैं, तो इससे पहले क्या हुआ है? दा आया। ठीक, तो ये था आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो समाप्त हुआ। आप इसे नोट करो। चलिए, तो अब एडजेक्टिव पूरा हो गया और एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी पूरा हो गया। अब समझ लो कि जितनी भी आप ग्रामर पढ़ोगे, जितना भी ग्रामर पढ़ोगे, सभी ग्रामर में हो सकता हो आपको एडजेक्टिव ना मिले या एडजेक्टिव का जिक्र फिर ना किया जाए, है ना, एडवर्ब का जिक्र ना किया जाए, प्रीपोजिशन का ना किया जाए। मिलते तो सब हैं, बट जिक्र हो या ना हो। लेकिन अब आप जो कुछ पढ़ोगे आप, टेंस पढ़ो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ो, एक्टिव पैसिव पढ़ो, मतलब अब ग्रामर में जो कुछ आप पढ़ोगे ना, सब वर्ब के ही टारगेट में चलते रहते हैं। सभी लोग वर्ब को ही टारगेट बना करके अपना काम करते रहते हैं। सबकी पहचान वर्ब कराने वाला है। तो कुल मिला करके मेरे कहने के अनुसार ये है कि अभी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8, उनमें से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो वर्ब है। वर्ब में अगर आप कमांड बना लेते हो तो आगे किसी भी टेंस पढ़ना हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना हो, एक्टिव पैसिव पढ़ना हो, सिंथेसिस पढ़ना हो, कहीं भी पढ़ना रहेगा, कुछ भी ग्रामर में पढ़ना होगा, तो आपको शायद प्रॉब्लम बहुत कम या तो ना के बराबर रहेगी। ठीक, तो पहले जानते वर्ब है क्या आखिर में? तो कार्य ही क्रिया है। सबसे छोटी परिभाषा क्या है? कार्य ही क्रिया है। वर्ब इज ए एक्शन। अर्थात कि अगर मान लो कोई कार्य हुआ है, अगर कोई शब्द ऐसा है जो बता रहा है कि हाँ इससे कुछ होना अथवा ना होना पता चल रहा है, तो आप समझ जाओ वो क्या है, उसी को क्रिया बोल देंगे। जैसे हंसना, है ना, हंसना, रोना, गाना, चलना, खाना, टहलना, ये सब क्या है? ऐसे शब्द हैं जिनसे लग रहा है कुछ हुआ है। ठीक, तो ये क्या है? कार्य है और यही क्रिया है। मतलब कह सकते हो आप, फिजिक्स जब पढ़ोगे ना तो वहां कार्य ही ऊर्जा बोल देते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश में है तो क्या बोल रहे हैं? कार्य ही वर्ब है। दूसरी परिभाषा अगर ये आपको अच्छी नहीं लगती तो दूसरी, जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में कुछ बताए उसे क्रिया कहते हैं। सुनी हुई लग रही है? जब नाउन पढ़े थे हम लोग तब मिला था। क्या था वहां? थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ वहां था कि अगर कोई वस्तु ऐसा है या शब्द ऐसा है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम पता चले, देखो थोड़ा सा फर्क है। वहां था नाम पता चले तो वो नाउन होगा, यहां नाम नहीं, उसके बारे में कुछ पता चले। कोई व्यक्ति है उसके बारे में कुछ पता चले, अगर कोई ऐसा शब्द हम उसके बारे में बोल रहे हैं जो उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा है, तो वो क्या होगा? वर्ब होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। ही वॉक्स, वह चलता है। अब देख लो यहां इसके द्वारा क्रिया क्या है? चलना, तो यही वर्ब है। दूसरी परिभाषा से देख लो, ही वॉक, वह चलता है, तो वॉक जो है वो क्या कर रहा है? ही के बारे में बता रहा कुछ कि वो चलता है। दूसरे में देखो, वी लाफ, हम हंसे या हम हंसते हैं। ठीक, पहली परिभाषा देखो, हमारा कार्य क्या हो रहा है? यहाँ इस वाक्य में हम क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या है? हंसना, और कार्य ही क्रिया है, इसका मतलब लाफ क्या है? वर्ब है। दूसरी परिभाषा से देख लो कि लाफ वी के बारे में कुछ बता रहा है। ठीक, तो ये क्या हुआ? क्रिया हुआ। इसी प्रकार राम रीड्स, राम पढ़ता है।
ठीक। अब बात आती है काइंड ऑफ वर्ब की, क्रिया के प्रकार। तो क्रिया भैया 3 प्रकार की होती है। पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब पहला इसमें से है फाइनाइट वर्ब। तो ये कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। ट्रांसटेटिव वर्ब, इंट्रांसटेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और कंप्लीमेंट, और फ्रेजरल वर्ब। ठीक। ट्रांसटेटिव वर्ब मतलब ऐसी क्रियाएं जो अपने साथ कर्म को लेकर चलती हैं, वो ट्रांसटेटिव होती है। इंट्रांसटेटिव वर्ब जो अपने साथ कर्म नहीं लेके चलती, अकेले चलती हैं, वो क्या कहलाती है? इंट्रांसटेटिव वर्ब कहलाती है। कंप्लीमेंट का मतलब ही है पूरक। ऐसी क्रियाएं जो पूरक का काम करती हैं वो कंप्लीमेंट कहलाते हैं। फ्रेजरल वर्ब संयुक्त क्रिया, जब दो दो वर्ड मिल करके एक क्रिया का काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रेजरल वर्ब बोलते हैं। ठीक। तो आप इसे नोट कर लो। और वर्ब के बारे में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वर्ब की शुरुआत हमने कर लिया है आज। नेक्स्ट जो भी होगा वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, या फिर अभी आप कर लो तो किसी एक के बारे में बता ही देते हैं, नोट कर लो। चलिए, तो फाइनाइट वर्ब का जो पहला था, फाइनाइट वर्ब आपने लिखा 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 में से जो पहला था वो क्या था? ट्रांसटेटिव वर्ब। ट्रांसटेटिव वर्ब मतलब साकर्मक क्रिया, अर्थात वे क्रियाएं जिनके साथ ऑब्जेक्ट कर्म होता है उसे ट्रांसटेटिव वर्ब कहते हैं। मतलब अगर क्रिया अपने साथ कर्म को लेके आती, कर्म का मतलब कुछ और ना समझ लो इसलिए ऑब्जेक्ट लिख दिया, कि अगर अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेके आती है तो वो क्या कहलाएगी? ट्रांसटेटिव वर्ब कहलाएगी। जैसे सी रीड्स ए बुक। सी माने वह, रीड्स माने पढ़ती है, ए बुक माने एक किताब, वह एक किताब पढ़ती है। तो अभी आप इसमें देखो पहचान लिखा गया है, क्रिया में क्या है, किसको लगाकर प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। अब यहाँ आप लगाओ, क्रिया रीड है, लगाओ क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है। किसको पढ़ती है? किताब को पढ़ती है ना। तो कोई जरूरी नहीं क्या या किसको से मिलेगा, मतलब दोनों से एक ही मिले, अलग अलग भी मिल सकते हैं। यहाँ दोनों से एक मतलब दोनों से ही ऑब्जेक्ट मिलते हैं। ये समझ लो ऑब्जेक्ट को निकालने के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वर्ड को आप लगा दो किसी भी क्रिया में तो वो तुरंत बता देगा कि उसके साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अब अधिकतर तो एक ही ऑब्जेक्ट वाली क्रिया होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। कुछ क्रिया अपने साथ 2 ऑब्जेक्ट लेकर आती हैं। तो अगर 2 ऑब्जेक्ट लेकर के आएगी तो उनके नाम हो जाएंगे। पहला होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक। तो 2 क्रियाएं अगर कोई क्रिया अपने साथ ऑब्जेक्ट 2 लेके आती है तो उसमें से हम कैटेगरी बांट देते हैं। एक को डायरेक्ट बोलते हैं, दूसरे को इनडायरेक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, द टीचर टाट मी इंग्लिश। द टीचर माने अध्यापक, टाट माने पढ़ाया, मी माने मुझको, इंग्लिश माने अंग्रेजी। अध्यापक ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया। अब यहाँ देखो 2 ऑब्जेक्ट है, एक मैं हूं और एक इंग्लिश है। अब इनकी पहचान कैसे करोगे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की? उसके लिए यहाँ लिखा गया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः निर्जीव वस्तुएं होती हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः व्यक्ति अथवा सजीव वस्तुएं होती हैं। सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया के ठीक बाद आता है और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। क्या से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा किसको से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त किया जाता है। अब कोई कहेगा कि सर यहाँ तो क्या से भी निर्जीव मिला था और किसको से भी निर्जीव मिला था। तो भैया मेरे, ये प्रश्न तब का है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हों। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट वाला है तो वहां ये बात नहीं आती है, वहां दोनों में से किसी से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और वो सजीव भी हो सकता है या निर्जीव हो सकता है। लेकिन अगर 2 ऑब्जेक्ट वाला वाक्य है तब वहां पर 90+ केसेस में यही देखा जाता है कि क्या से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है और किसको से इनडायरेक्ट, मतलब किसको से सजीव मिलता है और क्या से निर्जीव मिलता है। ठीक। तो ये आप कंफ्यूज मत होना, ये तब के लिए है जिस वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट हो। यहाँ आप सारे जितने नोट्स हैं इनको यहाँ से क्लियर करते हैं। पहला आपने लिखा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः निर्जीव वस्तु होती है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता किससे करते हैं? क्या से। तो इसमें लगा दो क्या पढ़ाया, तो मिलेगा क्या? अंग्रेजी पढ़ाया।
निर्जीव हुआ। जो यहाँ आपने लिखा था निर्जीव होता है, क्या से मिलता है, मतलब अंग्रेजी जो है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा था किसको, तो किसको पढ़ाया, मुझको पढ़ाया, मैं तो सजीव हूं ना, तो देखो लिखा गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः व्यक्ति होते हैं या सजीव होते हैं, तो व्यक्ति भी सजीव होते हैं, चाहे व्यक्ति लिखो या ना लिखो, खाली सजीव लिख दो कि सजीव वस्तुएं होती हैं। तो मैं तो सजीव हूं ना, तो मैं सजीव हूं और ये मैं क्या हूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूं। अब देखो क्या बताया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया के ठीक बाद आता है, तो टाट क्रिया थी, इसके ठीक बाद आ गया मी सजीव है मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक। और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश आ गया, ठीक। तो मुझे लगता है आपको ट्रांसटेटिव वर्ब क्लियर हो गया होगा। अब इंट्रांसटेटिव वर्ब है जो आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा।